सातवाहना डायनेस्टी। वेलकम टू एसके एजुकेशन में, मैं सुमित के एसपी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी सातवाहन जो राज्य था दोस्तों, इसकी इंट्रोडक्शन की। और दोस्तों हम समझने वाले इसके अंदर पूरा डिटेल से दोस्तों शुरुआत करते हैं। सातवाहन डायनेस्टी किस तरीके से स्थापना हुई थी। दोस्तों हमने उसके अंदर समझा था कि किस तरीके से सातवाहन जो वंश था उसकी स्थापना सिमुक ने की थी, जब उसकी जो जो कर्ण वंश है उसकी खत्म करके दोस्तों। तो हमने उसके अंदर पूरा समझ लिया था। और उससे पहले भी सातवाहन रूलर पहले से ही, सातवाहन जो शासक थे उन्होंने राज पहले से ही कर रखा था इसके ऊपर। और ये दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों जो आज का महाराष्ट्र है ना, पूरा का पूरा इसका इलाका वहीं पर था। क्योंकि दोस्तों मैं उसके अंदर पूरा ही बता चुका था, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसके अंदर मैंने बताया था कि सातवाहन पहले से ही थे जो सातवाहन शासक थे। क्योंकि उस वक्त जो शक शासक थे उन्होंने लड़ाई कर दी थी, तो उन्होंने जो आंध्र प्रदेश था उसकी तरफ अपनी जगह बना ली थी। तो इसलिए दोस्तों उनके अंदर मैंने बताया था कि आंध्र भृत्य उनको कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर मैंने पूरा दोस्तों इसके अंदर पूरा बता दिया था। और सातवाहन की जो राजधानी थी दोस्तों मैंने पूरी बता दी थी कि प्रतिष्ठान थी। और जो दोस्तों क्या होता है कि जब सिमुक था जो राजा था उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो छोटा भाई था कान्हा वो शासक बन जाता है। और दोस्तों वो शासक बनता है, ज़्यादा राज कर नहीं पाता। इसका फिर पुत्र होता है, जो कान्हा के बाद जो इसका पुत्र था वो था दोस्तों सातकर्णी प्रथम। जो सातकर्णी प्रथम था उसने पूरा पूरा दोस्तों इसी ने ही पूरा जो साम्राज्य का विस्तार किया था। और दोस्तों ये इसका जो प्रमाण है, इसकी जो सातकर्णी की पत्नी थी नागनिका, जो नाना घाट का अभिलेख है उससे पूरा का पूरा प्राप्त होता है कि इसकी क्या क्या इसने किया था, क्या क्या कार्य किए थे। और दोस्तों ये आपको पता ही है कि एक महान शासक था, इसने लड़ाई भी लड़ी थी। और इसी के शासनकाल में ही दोस्तों भूमिदान की प्रथा शुरू हुई थी। और यहीं से ही दोस्तों सबसे पहले उल्लेख मिलता है भूमिदान का। और दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे शासन चलता रहता है। और फिर इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये शासन चलते रहता है। और इसी में ही दोस्तों मैं पहले ही बता चुका था किस किस तरीके से शासन आए थे, मैं उसके अंदर पूरा का पूरा दोस्तों बता चुका था। दोस्तों वो बताने की जरूरत है ही नहीं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा आया था दोस्तों, जो कि दोस्तों सातवाहन हाल था। और वो दोस्तों महान शासक था। और ये दोस्तों एक काव्य भी लिखता है, जिसकी जो दोस्तों गाथा सप्तशती है इसी ने ही लिखी है, जो कि प्राकृत भाषा में है। और फिर दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण राजा, वो था दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका जो हाल के बाद जो शासक आया था दोस्तों, इसी के शासनकाल में शक था दोस्तों, जो शक शासक थे। और जो नहपान था उसने आक्रमण करता है, लेकिन दोस्तों नासिक के आसपास। तो ये फिर भी दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी जीत जाता है। और इस तरीके से दोस्तों साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार होता है। और दोस्तों इसी के अंदर ही पूरा का पूरा दोस्तों अभिलेख जो नाना नाना घाट अभिलेख है उसके अंदर पूरा का पूरा पता मिलता है। और नासिक में दोस्तों जो है दोस्तों जोगल थम्बी, उसके पास से ही लगभग दोस्तों सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके अंदर जो नहपान था उसका पूरा का पूरा बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे जो राजा है जो गौतमीपुत्र सातकर्णी वो खड़े हैं, और जो उनके चरणों के अंदर जो नहपान बैठा है। लगभग 8,000 के आसपास ये सिक्के वहाँ पे पाए गए थे। इसके बाद दोस्तों इसका शासन धीरे धीरे खत्म होता जाता है। आखिरी शासक होता है दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये साथ दोस्तों इसने भी धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार किया था इसी के शासनकाल में। और यही दोस्तों यही राजा था दोस्तों, इसके अंदर इसने दोस्तों जल यात्रा का प्रेमी था, जो जल यात्रा करवाता था, ट्रेड करवाता था। और दोस्तों क्योंकि इसका जो क्या है दोस्तों कि सिक्कों पे जहाज के चित्र बने हुए दिखे, और यज्ञश्री सातकर्णी साहब उसके अंदर दिखता है। तो ये सब दोस्तों सिक्के दोस्तों जैसे आंध्र प्रदेश का इलाका हो गया, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, ये इन चीज़ों में पूरा का पूरा मिलता है। और यज्ञश्री की जब मृत्यु हो जाती है तो ये शासन धीरे धीरे बिखरता जाता है, और ये ज़्यादा चल नहीं पाता दोस्तों, और दुर्बल हो जाता है। और इसी के वंश में ही दोस्तों मैं पहले ही बता चुका था कि चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, और जो प्रोटीन सिक्के था, शीशे के सिक्के, ये सब पूरा का पूरा इसी शासनकाल में चलाया गया था। और यही सातवाहन वंश मात्र शतात्मक था, पितृ शतात्मक नहीं था। और ये मैं दोस्तों उसी इंट्रोडक्शन के अंदर बता चुका हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता। इसी प्रकार दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं है, सिर्फ यही आता है पेपर के अंदर। वैसे तो दोस्तों इसके अंदर लगभग कई सारे शासक आते थे, लगभग 150 वर्ष तक ये शासन चला था, लगभग 400 साल का। हाँ दोस्तों ये 400 साल तक शासन चला। फिर दोस्तों इसके बाद क्या होता है, लगभग 400 साल पास ये चला था दोस्तों, यकीन से मैं कह सकता हूँ। और फिर इसके बाद दोस्तों इसमें जो सबसे, वैसे तो दोस्तों शासकों के नाम जैसे सिमुक हो गया, कान्हा हो गया, मालिया सातकर्णी हो गया, पूर्णथंगा हो गया, इस तरह के शासन आए थे इसके अंदर, जैसे यही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और इन्हीं ने दोस्तों ज़्यादातर फैलाया था।
और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे जब बिखरता जाता है तो अभीर वंश आता है और इक्ष्वाकु वंश आता है और कुंतल वंश आता है। इस तरीके से साम्राज्य बट जाता है और दोस्तों सातवाहन किंगडम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हमने इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल के अंदर समझा किस तरीके से दोस्तों हमने पूरा समझा, आपको समझ में आया होगा। और ये मैं पहले ही पुरानी जो इंट्रोडक्शन थी उसके अंदर पूरा बता चुका था इनका अब किस तरीके से नानाघाटा अभिलेख है, जोगलथम्बी अभिलेख है, ये सभी दोस्तों अंदर इसके अंदर में मैंने बता दिया है। और इसी के शासनकाल में जो जो दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी थे ना, इन्हीं ने ही दोस्तों एक दक्षिणापथ की अपनी जो दोस्तों लगभग शायद उपाधि थी उन्होंने ली थी अपनी। तो ये सब पूरा दोस्तों इसके अंदर पूरा पता चलता है। और वैसे तो दोस्तों इसके अभिलेख भी अलग है, जैसे नानी का जो अभिलेख है दोस्तों नानाघाट का, ये पूना जिले में स्थित है। और जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक में ही दो गुहालेख मिलते हैं और नासिक में इस तरीके से दोस्तों गौतमी बाल श्री के भी गुहालेख मिलते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना दोस्तों। फिर कभी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।